दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। आज हम खास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट के ऊपर। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, उससे कैसे आप पैसे कमाते हैं। तो हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा मौजूद हैं। 30 साल से ज़्यादा अनुभव है उनका बिजनेस पत्रकारिता में, और वो हिंदी की पहली वेबसाइट कमोडिटी मार्केट के ऊपर है मोलतोल.in, उनके सलाहकार संपादक हैं। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी रजनीश जी, आपका स्वागत है। और जो आपके व्यूवर्स हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, आपने कमोडिटी बाजार पे आपको जानना है तो कमोडिटी बाजार के बारे में देखिए, हमारे देश में एक सीमित कमोडिटी में कामकाज होता है जो वायदा बाजार जिसको हम कहते हैं। उसमें दो बड़े एक्सचेंज है, NCDX और MCX। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कमोडिटी में ट्रेड होता है, लेकिन वहाँ उतना वॉल्यूम नहीं है, या लोगों की शायद पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उनकी हिस्सेदारी वहाँ थोड़ी कम है। तो मुख्य रूप से जो लोग हमने अपने देश में जानते हैं, जैसे शेयर बाजार के लिए अगर हम कहेंगे तो NCDX और BSE और NSE को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कमोडिटी की जब बात आती है तो लोग NCDX और MCX को जानते हैं। अब यहाँ पर भी एक इसमें वर्गीकरण हुआ है। NCDX में हालांकि पहले मैं एक उससे पहले बताऊं कि दो तरह की कमोडिटी में ट्रेड होता है, एग्री और नॉन एग्री। एग्री कमोडिटी वो है जो खेतों में पैदा होती है, और नॉन एग्री वो है जैसे हम सोना चांदी, बेस मेटल्स और क्रूड और नेचुरल गैस को देखते हैं, जो प्रकृति में मौजूद है पहले। जी, जिनका खनन किया जाता है, और वो जो है नॉन एग्री कमोडिटी कहलाती है। और जबकि एग्री कमोडिटी यानी जो खेतों में पैदा होती है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसको हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉटन है तो हम कपड़े बनाते हैं, या यार्न यूज करते हैं, या कोई कॉटन के, हाँ, तो वो जो है वो वाला हिस्सा रहता है। तो जो NCDX है वो मैं कह रहा था कि NCDX को ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो एग्री कमोडिटी का, वायदा बाजार का, ट्रेड का प्लेटफॉर्म है। और MCX को, हालांकि उसमें अगर हम देखें तो इस समय दो एग्री कमोडिटी में भी ट्रेड हो रहा है, मेंथा ऑयल और कॉटन। लेकिन लोग ये मानते हैं कि MCX जो है वो मेटल्स और क्रूड एनर्जी, नेचुरल गैस और सोना चांदी के लिए है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रजनीश जी, NCDX में 10 कमोडिटी में इस समय ट्रेड होता है, जिसमें मुख्य रूप से मसाले 3 मेजर हैं, हल्दी, धनिया, जीरा। इसके अलावा ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कैस्टर सीड और क्रूड सनफ्लावर ऑयल इसमें होता है। गंवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गंवार सीड और गंवार गम में वहाँ ट्रेड होता है। और इसके अलावा NCDX में कपास में भी होता है, और कॉटन सीड ऑयल केक, यानी जो कपास के बीजों से जो उसको क्रशिंग किया जाता है, तो एक हिस्सा तो कॉटन ऑयल बनता है जो कॉटन वाश और कॉटन रिफाइन होता है उसको साफ करने के बाद में, लेकिन एक जो खल बनती है जो पशुओं को खिलाई जाती है वो कॉटन सीड ऑयल केक कहलाती है। उसमें भी वायदा ट्रेडर्स कारोबार कर सकता है। अब मेटल्स की अगर हम बात करें एक बार, तो NCDX में मुख्य रूप से स्टील में कारोबार होता है। NCDX में, हाँ, NCDX में स्टील में आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर अब हम MCX की बात कर लें पहले, और MCX की बात करें तो सोना चांदी, बेस मेटल्स की बात करेंगे तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। निकल के अंदर अभी यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है। जो लंदन मेटल एक्सचेंज में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम सीमा पर था, उस समय उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, जिससे काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में भी नुकसान हुआ, भारत में भी हुआ। तो भारत में उसमें लगभग कारोबार अभी नहीं हो रहा है। अब हम बात करें एनर्जी पैक की, तो 2 एनर्जी हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये यहाँ पर इनका ट्रेड होता है। अगर हम एक बार यहाँ पर अगर वैश्विक बाजारों को देख लें, चाहे शिकागो है या दूसरे जो इस तरह के हैं, चाहे वो चाइना में भी हैं, तो वहाँ पर आप मलेशिया में है, जैसे इंडोनेशिया ने अभी अभी चालू किया है पाम ऑयल के अंदर, नहीं तो मलेशिया ही बेंचमार्क मार्केट है। तो इनमें किसी में जैसे क्रूड पाम ऑयल में कारोबार होता है, जैसे आप कहेंगे तो सनफ्लावर में होता है, सोया ऑयल में भी होता है। सोया ऑयल के लिए बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका, ये 3 मुख्य है। इसके बाद में चाइना का डालियन एक्सचेंज जो है
वो भी सोया ऑयल के लिए प्रमुख माना जाता है, पाम ऑयल के लिए, क्योंकि कमोडिटी की जब बात होती है तो ज़्यादा खपत जो है वो भारत से ज़्यादा चाइना में होती है। अब हम ये बात करें एक्सचेंज की, तो देखिए एमसीएक्स हो चाहे एनसीडीएक्स हो, उनके हेडक्वार्टर बंबई में है, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है, या इनके अंदर ये है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि करीबन 8 कमोडिटी तो हो गई इसकी एमसीएक्स की, और 2 वहाँ पर और है जो एग्री मैन था, और आपके कॉटन, तो यानी 10 कमोडिटी वहाँ है और 10 कमोडिटी यहाँ पर है। अब कमोडिटी में क्या हुआ कि शेयर बाजार की देखा देख यहाँ पर भी ऑप्शन में ट्रेडिंग होने लगी। कुछ कमोडिटी में जो बाजार रेगुलेटर है सेबी ने परमिशन दी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत में अभी भी ऑप्शन में ट्रेड बहुत कम होता है। ज़्यादा यहाँ जो ट्रेड होता है रजनीश जी, वो मतलब वायदा का ही होता है ट्रेड। अब क्या होता है, देखिए कमोडिटी की अगर हम थोड़ी व्यापक चर्चा करें तो हर चीज़ कमोडिटी है। यानी जो आप सुबह उठने में के साथ जो पानी पीते हैं वो भी एक कमोडिटी है। और जब हम अपने दांत क्लीन करते हैं, टूथपेस्ट, उसके अंदर टूथपेस्ट को बनाने में जितने केमिकल या जो जो चीजें लगी है, जो उसकी ट्यूब है पेस्ट की, वो सब एक कमोडिटी होती है। तो ये जो सवाल आता है लोगों के मन में कि कमोडिटी क्या है? कमोडिटी मतलब हर चीज। हमने कपड़े पहने ऑफिस जाने के समय, वो भी कमोडिटी है, क्योंकि वो कॉटन से बने या पॉलीफाइबर से बने या टेरिकॉट से बने, पर वो सब एक कमोडिटी है। हम खाना खाते हैं, चाहे हमने दाल चावल खाया, चाहे हमने सब्जियां खाई, वो सब एक कमोडिटी है। पर भारत में अगर जब व्यापार की बात आती है ना, मुख्य व्यापार की बात है, तो वो केवल अभी 10 कमोडिटी में होती है। भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि कमोडिटी के भाव जो बढ़ते हैं, खाने पीने के सामान का हम कह लें खासकर, तो उनको ऐसा लगा कि महंगाई बढ़ने के लिए एक्सचेंज जिम्मेदार है। जबकि देखिए एक्सचेंज कोई चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, ये तो बाजार के गणित पर है, तो प्राइस नीचे आएंगे। पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो स्वाभाविक भाव बढ़ेंगे। जैसे हमने अभी देखा कि इस साल वैश्विक वेदर एजेंसियों ने कहा कि भारत में अल नीनो आएगा। अल नीनो का मतलब है कहीं पे अच्छी बारिश होगी, कहीं नहीं होगी, ज्यादातर एरिया सूखा रहेगा। हाल में ताजा रिपोर्ट को अगर हम देखें, रबी फसल का इस समय सीजन चल रहा है, जिनकी कटाई मार्च में होती है, गेहूं, जौ, बाजरा, गेहूं, जौ, मसाले, इन कई चीजों की। तो उसमें भी उसने यूएस एजेंसी ने कहा कि भारत का 26% हिस्सा अभी भी अल नीनो की चपेट में है। और 2024 की हम बात कर लें तो 2024 में भी शायद अल नीनो हमारा अगस्त तक पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी बारिश कम होगी। अब आपको स्वाभाविक है जो खेतों में पैदा होता है उसके लिए या तो हमारे पास सिंचाई के साधन हो या नहरें हो, उनमें, पर नहरों में पानी कहां से आएगा? बारिश होगी तो नदियों में पानी आएगा, नदियों में पानी आएगा तो नहरों में आएगा। खेतों में पानी कहां से आता है? या तो नलकूप लगे हों, सिंचाई के साधन हो, पर जब अगर जमीन में पानी का लेवल नीचे चला गया और पानी नहीं है अवेलेबल, तो स्वाभाविक है कि आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो जो ही प्रोडक्शन घटेगा, या तो हमारे साथ दो है कि महंगाई बढ़ेगी और हमें इंपोर्ट पर निर्भर करना पड़ेगा। जब इंपोर्ट पे निर्भर करेंगे तो हमारी करेंसी और डॉलर जिसमें हम ट्रेड करते हैं प्राय, उनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं, तो और वो देश जो बेच रहा है वो किस प्राइस पर बेचना चाहता है, उसे पता होता है कि किस देश को क्या जरूरत है, तो उनके अपने भाव होते हैं, तो वो महंगा पड़ता है। सर, यानी करेंसी की बात आई तो करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है? हाँ, करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ पर करेंसी का ट्रेड करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर वॉल्यूम आता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आता है। अच्छा, भारत के अंदर। लेकिन देखिए हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अलग चीज है कि शेयर बाजार को लोग ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा जगह, और कमोडिटी उसके बाद और करेंसी तीसरे नंबर पे। पर हम अगर अमेरिका या यूरोप की बात करें तो वहां नंबर 1 कमोडिटी है। अच्छा। शेयर बाजार उसके बाद लोग पसंद करते हैं और तीसरे पे, क्योंकि कमोडिटी में पैसा बहुत बड़ा बनता है। अच्छा सर। और शेयर में क्या होता है कि अगर आपको कमोडिटी में पता है कि इस साल पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन कम है, तो गेहूं के प्राइस बढ़ेंगे, तो एक स्टॉकिस्ट या व्यापारी क्या करेगा, एक किसान जो खुद बोता है वो अपने पास में उसको बेचना नहीं चाहेगा,
वो उसको वेयर हाउस में रखेगा, उसका रख रखाव करेगा, और जब उसे लगेगा कि बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो बेचेगा। सर ये कमोडिटी में कमाई कैसे होती है? देखिए, कमोडिटी में अगर हम वायदा की बात करें पहले, तो वायदा बाजार में तो क्या है कि एनसीडीएक्स अब नया टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। अगर हम नॉन एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की बात करें तो वो सुबह 9 बजे वहाँ ट्रेडिंग शुरू होती है और लेट नाइट 12 बजे तक लगभग चलती है, क्योंकि जो बेस मेटल्स गोल्ड सिल्वर और एनर्जी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हुए हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद होते हैं तभी वो यहाँ बंद हो सकते हैं, क्योंकि नहीं तो प्राइस का इतना बड़ा अंतर हो जाएगा कि हम उसको ट्रेड को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइस की मैचिंग और डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है। और बाकी जैसे अगर हम कहें कि सोयाबीन, सोया ऑयल, मक्का, गेहूं, इनमें भी सीबॉट में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है उसका भारत के ही नहीं दुनिया के सभी बाजारों पे असर पड़ता है। लेकिन हमारा एक्सचेंज 5 बजे बंद हो जाता है तो उसका कई बार रिफ्लेक्ट हमें सुबह देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि सोयाबीन है, सोया तेल है, पाम तेल है, ये चना है, तुअर है, उड़द है, इस तरह की कई कमोडिटी में भारत में बैन लगा दिया गया कि महंगाई के लिए एक्सचेंज दोषी है। जबकि ये स्पष्ट है बिल्कुल कि दोषी जो है हमारा प्रोडक्शन है। अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक नहीं बढ़ेगा। अपनी वेबसाइट पर हर कमोडिटी की रिपोर्ट जारी करते हैं जी। जो कमोडिटी मार्केट में जो निवेश करते हैं, जो कारोबारी हैं, उनको इस रिपोर्ट से किस तरह से फायदा मिलता है और रिपोर्ट के लिए आपकी वेबसाइट पर लोगों को क्यों आना चाहिए? देखिए, कमोडिटी की हमारा मुख्य काम है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते सूचनाएं देना। हम उसमें ट्रेड नहीं करवाते। पहली बात तो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो तो किसी सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के ही करना चाहिए। यहां भी मैं कहूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्जिन को बचाने के लिए अनऑथोराइज ब्रोकर की शरण ले लेते हैं और वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। जब होता है क्या कि अनऑथोराइज ब्रोकर अगर उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती है। उसकी आप शिकायत कैसे करेंगे, क्योंकि वो 2 नंबर बिजनेस है। आप पुलिस में भी नहीं जा सकते एक बार उसके लिए। लेकिन जब सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के हम अकाउंट खोल के ट्रेड करते हैं तो आप निश्चिंत होकर सोच सकते हैं, आपको शाम को अपना ट्रेड खत्म होने के बाद जब भी समय होगा आपको ट्रेड नोट मिलेगा कि आपने आज क्या बिजनेस किया, क्या ब्रोकरेज लगी, और किसी तरह की तकलीफ हो तो आप उसके लिए सेबी से सीधे शिकायत कर सकते हैं और सेबी आपको संरक्षण देगी। लेकिन जो लोग नॉन रजिस्टर्ड, जिसको मतलब सीधी अगर हम देसी भाषा में कहें तो डब्बा ट्रेडिंग, तो डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है कि उसमें शनिवार के दिन सेटलमेंट होता है। अगर ब्रोकर उठ के चला गया तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते और आपका पैसा भी डूबा। और सेबी को अगर पता लगता है तो वो कानूनी कार्यवाहियां भी ऐसे लोगों के खिलाफ, ट्रेड करने वाले और ट्रेड करवाने वाली दोनों के खिलाफ उठाती है अगर जब उसे पता लगता है। लेकिन सर रिपोर्ट का क्या मतलब है? लेकिन हम जो रिपोर्ट देते हैं, अब मैं कहूं क्योंकि हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि हम न्यूज हैं, तो हम सूचनाएं जो देते हैं वो चाहे वायदा कारोबार में और चाहे वायदा कारोबार में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मूंगफली की बात करें, मूंगफली और मूंगफली के तेल में भारत में वायदा कारोबार नहीं होता है। हम माइनर मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, ये 3 में यहाँ वायदा ट्रेड होता है। पर हम अगर बात करें कलौंजी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और मतलब गोंद, बहुत सारे मसाले, तेज पत्ता, जायफल, जावित्री, लाल मिर्च, उन सब की खबरें देते हैं। यानी जितनी भी एग्री कमोडिटी है, चाहे सोयाबीन में भारत में ट्रेड वायदा में नहीं होता है पर हाजिर में तो बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो उनकी खबरें हम देते हैं। हम इसके अलावा ये बताते हैं अगर जिन कमोडिटी में हम इंपोर्टर हैं तो बंदरगाहों पे हमारी क्या स्थिति है, एक्सपोर्ट के प्राइस क्या है, इंपोर्ट के प्राइस क्या है। तो इस तरह से जारी सारी जो सूचनाएं हैं उनको लोग पढ़ते हैं और ट्रेड उनको किसी से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ करना चाहिए, मेरी सलाह है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड के यहाँ कभी भी ट्रेड ना करें, वो आपका पैसा भी डूबने का डर होता है और पकड़े जाने पे आपराधिक कार्यवाही भी कानूनन की जाती है। सर तो आपकी रिपोर्ट का लोगों को फायदा कैसे मिल सकता है, क्या तरीका है? जी देखिए, मोल तोल पे कुछ चीजें हमने फ्री करी हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें पेड है और बहुत मामूली शुल्क है उनको आप, क्योंकि जब किसी भी कंपनी को रन करते हैं, रिसर्च कंपनी को, स्वाभाविक है कि वहां भी पैसा लगता है। लोग उम्मीद करते हैं कि हमें फ्री में मिले,
फ्री में दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती है, क्योंकि कहावत है, ये कमोडिटी में कहावत है कि तेल तिलों से ही निकलेगा। सही बात है सर। तो अगर कुछ फीस देंगे तो कंपनियां सरवाइव कर पाती है और आप बेहतर सर्विस दे सकते हैं। बेहतर सर्विस देती है, और नहीं तो वो होती नहीं। देखे एक इसका और उदाहरण हम ले, बहुत सरल उदाहरण है। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? होटल में आप जाएंगे, आप कह सकते हैं कि ये जो बेड शीट है वो खराब है, बदलो, पानी नहीं आ रहा है, पानी पीने का लेके आओ, लाइट है, आप शिकायत कर सकते हो और मैनेजर या एम्प्लॉय दौड़ करके आपका काम करेगा। जब आप किसी धर्मशाला में ठहरेंगे और कहेंगे कि गर्म पानी का मुझे एक बाल्टी चाहिए नहाने के लिए, वो कहेगा कि वहां से भर लो और 10 रुपए दे दो। फिर आप बोलोगे कि अंदर कमरे में खटमल खा रहे हैं, कुछ भाई दवा वगैरह उपचार कर दो, वो कहेगा देखिए तो ऐसा ही है क्योंकि फ्री में लिया आपने। आप वहां पर कोई बिस्तर, पलंग, पीलो के लिए या किसी भी चीज के लिए आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम ही है धर्मशाला, कि यानी जो धर्मार्थ किसी ने दान में दिया है। तो हम कहते हैं ना, कहावत है रजनी जी कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, कि भैया मरियल गाय दान में दे दी कि हष्ट पुष्ट गाय दान में दी है, क्योंकि वो तो दान की है। पर इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मामूली शुल्क दे करके आप अगर ट्रेड बहुत सिस्टमेटिक कर सकते हैं, सारी सूचनाओं जो हम एनालिसिस करते हैं डेटा के साथ, उनको आप पढ़ते हैं, तो आपको ये होगा कि आप ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। और आपको ये पता होता है कि हमें इसे बेचना चाहिए या इसे खरीदना चाहिए कमोडिटी को। तो क्या होता है कि उसमें स्वाभाविक है कि हम कई बार देखते हैं कि यार वो ट्रेडर भी मेरा दोस्त है पर वो बड़ा पैसा कमाता है और मैं तो बहुत छोटा मोटा ही कमा पाता हूं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि वो रिसर्च सेवाओं की यूज करता है, उनको यूज करता है सेवाओं को, और जो नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि वो फिर अपनी ही बुद्धि जितना दौड़ा पाते हैं। आज के जमाने में कहा जाता है इंफॉर्मेशन इज पावरफुल। तो सूचना जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आपके पास जितना ऑथेंटिक रहेगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। इसलिए आप कभी भी अनऑथेंटिक चीज़ों पर भरोसा करके कारोबार करने के बजाय अगर रिसर्च रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। सर, ये कमोडिटी मार्केट में एंट्री करने के लिए मतलब क्या, कैसे एंट्री करते हैं उसमें? देखिए, कमोडिटी बाजार में ठीक वैसे ही एंट्री करनी जैसे शेयर बाजार में की जाती है। शेयर बाजार में हम एक ब्रोकर के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ब्रोकर हो, उसके यहाँ खाता खुलवाते हैं। आपका एक डीमेट खाता खुलता है और आपका एक बैंक अकाउंट होता है। क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो जैसे शेयर बाजार में ट्रेड खरीदते समय या बेचते समय भी मार्जिन के रूप में जो राशि कटती है वो आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से कटती है। डीमेट में या तो वो चीज जमा होता है शेयर या कमोडिटी, और वो वापस जब हम बेचते हैं तो वहां से वो डेबिट हो जाता है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए जरूरी है कि आप ट्रेड कैसे करेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रेड करते हैं तो आप खुद उसकी जिस ब्रोकर की है ऐप है या उसकी वेबसाइट है, वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें एक और फैसिलिटी रहती है हर तरह की ट्रेडिंग में कि उसका एक डीलिंग रूम का नंबर होता है, चाहे वो कोई भी ब्रोकिंग फर्म हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। आप वहां पर जब फोन करते तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके ब्रोकर के यहाँ और या आपके अकाउंट में जो रजिस्टर्ड है उस नंबर से आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद में वहां उनको स्वतः पता लग जाता है कि किस अकाउंट से फोन आ रहा है। फिर वो आपसे कंफर्मेशन करता है कि ये चीज बेचनी है, खरीदनी, अमुक चीज। आप जब हाँ कर देते हैं तो वो आपके बिहाफ पे सौदा डालता है, और सौदा डन होने के बाद, सौदा कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोट आता है, बिल, इनवॉइस जिसको कहती है कि भाई कितने में खरीदा, क्या ब्रोकरेज लगी, क्या उस पर कोई टैक्स है तो वो लगा, और कितना अमाउंट आपको पे करना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जी, वैसे सेम कॉन्ट्रैक्ट नोट ही, हाँ वही कहिए आप उसको, वो आपको मिल जाता है और आप ये ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन एनसीडीएक्स में हर महीने की 20 तारीख को सेटलमेंट होता है। उससे पहले आपको दर्शाना होता है कि आप अपनी पोजीशन आगे ले जाना चाहेंगे या स्कोर ऑफ करेंगे। ऐसे एमसीएक्स में भी डेट्स होती है, मेटल की, सिल्वर की, पर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिलेटेड होती है। उस दिन वो लगभग महीने के आखिरी दिन होता है वो काम, तो लगभग उस दिन वो सेटलमेंट होता है। और आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, हाँ आगे अगले महीने के लिए ले जा सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी पोजीशन खत्म कर सकते हैं। इस तरह आप कमोडिटी बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी बाजार में देखिए रजनीश जी, ट्रेड जैसे सरल दिखता है हमें, अच्छा सर, वैसे उसमें कठिन ये है
कि आपको ये कमोडिटी के ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किन खबरों का असर पड़ेगा। अब मैं यहाँ से आपको दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक गेहूं की बात कर लें पहले हम, एग्री की। हमें पता था कि सरकार का फर्स्ट एस्टीमेट, सेकंड एस्टीमेट आया था गेहूं का थोड़ा बढ़ करके, और जब हमें पता लगा कि मौसम प्रतिकूल था, अल नीनो था, तो गेहूं का वास्तविक उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से एमएसपी पर सरकार को गेहूं काफी कम मिल पाया, क्योंकि सरकार एमएसपी पे खरीदती है और एमएसपी से ऊंचे भाव पे बाजार में गेहूं बिका। और आज भी ये बातें चलती है कि हम रसिया से 10 लाख टन गेहूं मंगाएं या हम ड्यूटी फ्री कर दें गेहूं को इंपोर्ट के लिए, क्योंकि देश को गेहूं की जरूरत है। तो आपके पास अगर ये डेटा है कि वाकई बुआई कितनी हुई है, उत्पादन कितना होगा और बाजार में आवक कैसी है, क्योंकि अगर जितनी एपीएमसी बाजार है, भारत में तकरीबन 4,500 एपीएमसी मार्केट है, उन बाजारों की आवक आपको अगर पता है तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले साल कितनी आवक थी इसी समय और इस साल कम है या ज्यादा। अगर कम है, स्वाभाविक है कि भाव बढ़ेंगे। अगर ज्यादा आवक हो रही है, बम्पर में हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई स्टॉक है तो उसे बेच दें, या आप वायदा में जब ट्रेड करते हैं तो आप उसमें फिर शॉर्ट सेल करेंगे, और नहीं तो आप बाय करके चलेंगे। शॉर्ट सेल का मतलब सर क्या होगा? शॉर्ट सेल मतलब आपके पास माल तो नहीं है गेहूं, लेकिन आप बेच रहे हैं फॉरवर्ड में, शेयर आप वायदा में ही बेच सकते हैं ऐसी चीज कोई भी। पर अभी गेहूं पे तो बैन है, लेकिन जिन चीजों में खुला हुआ है उन पर आप मतलब खरीद बेच कर सकते हैं वायदा में। तो एग्री में आपको ये देखना है बुआई कितने एरिया में हुई, उत्पादन कैसा है और यील्ड कैसा है। यील्ड पिछले साल से कमजोर है तो स्वाभाविक है कि उत्पादन भी कम होगा। अगर ज्यादा है तो आप बेच सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी वेयर हाउस में जमा कर देता हूं मेरी कमोडिटी और बाद में मैं बेचूंगा, तो वो एक पूरा मुद्दा अलग हो गया। अब हम बात करें नॉन एग्री की। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले। अब क्या है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इन दिनों गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग गोल्ड के भाव बढ़ते हैं जब युद्ध होता है, जब, क्योंकि उस समय डॉलर या अन्य करेंसी से ज्यादा लोग सेफ ये मानते हैं कि गोल्ड है। क्योंकि देखिए युद्ध होता है तो हम ये देखते हैं कि लाखों लोग पलायन करते हैं। जैसे इजराइल ने भी कहा था कि आप उत्तरी गाजा छोड़ के दक्षिण गाजा में जाओ। अब देखिए मान लो मेरे पास में वहां पर मैं सबसे अमीर आदमी हूं और मेरे पास मान लीजिए कि 500 हेक्टेयर जमीन है, मैं जमीन को लेके नहीं जा सकता। मेरे पास में 50 मकान है, किराए पे चलते हैं, मैं एक मकान नहीं जा सकता, बम गिरा तो मकान भी साफ हो जाएंगे। अच्छा, करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। उस करेंसी को अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूक्रेन से मैं किसी और देश में शिफ्ट होता हूं, तो यूक्रेन की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, उस देश में चलती ही नहीं है। तो ऐसे में सोना जो होता है, सोना दो तरह से काम करता है। एक तो आप वहां पर सोना जो है वर्ल्ड वाइड करेंसी है, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाइए, सोना बेच करके और आप कुछ न कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके देश की करेंसी नहीं चलेगी, जमीन आपकी वहां रह गई, आप आ गए दूसरे देश में, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो ऐसे में, और ऐसे में क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर सब गोल्ड में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। चांदी को कैरी करना, साथ ले जाना भारी है, क्योंकि 1 किलो चांदी का टुकड़ा बड़ा आता है और उसको आप कैसे ले। सोने के मान लीजिए आपके पास, मैं कह रहा हूं कि 5 ही बिस्किट है 100 ग्राम के, आपने 5 बिस्किट अगर अपनी जीन्स की जेबों में डाल लिए या अपने बैग में डाल लिए, तो आप किसी भी देश में पलायन करते समय आसानी से चले जाएंगे। लेकिन आप न जमीन ले जा सकते हैं, न करेंसी ले जा सकते हैं, न कोई आपके पास में मान लीजिए फर्नीचर बहुत बढ़िया है, बहुत महंगे गैजेट्स हैं, पर आप ले जा ही नहीं सकते कहां से, और वो बिकेंगे भी नहीं वहां पर। तो ऐसे में गोल्ड होता है। और सारे लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए चाइना और ताइवान का तनाव है, उत्तर कोरिया और जापान और दूसरे उस दक्षिण कोरिया के साथ तनाव है, इजराइल और गाजा के साथ तनाव है, ईरान भी उसमें कुछ कुछ भूमिका निभा रहा है, जैसा कि लोग कहते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ऐसे माहौल में गोल्ड सबसे बेस्ट होता है। और गोल्ड के प्राइस अगर आप देखेंगे, जो अभी पिछले दिनों गिर के 54-55 हजार आ गया था, वो वापस 64,000 रुपीज 10 ग्राम आ गया। यानी आपको गोल्ड जो है, अगर जैसे हम देखें तो पिछले 15-20 साल की भी बात कर लें, तो गोल्ड कंटिन्यूस रिटर्न दे रहा है। जब 5,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड मिला करता था,
2005 के आसपास कहीं पहले, तो भी लोग कहते थे अरे नहीं गोल्ड बहुत महंगा है। लेकिन आज 64,000 में कह रहे हैं अरे गोल्ड में पैसा लगाया होता तो कितना रिटर्न मिल जाता। देखिए मान लीजिए हम अगर बात करें, जैसे हम आप और मैं बंबई में रहते हैं, फ्लैट्स की कीमत एक टाइम के बाद रुक जाती है, सैचुरेशन पॉइंट, हाँ एक आ जाता है कि इसके बाद उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में नहीं बढ़ेंगे। लेकिन गोल्ड के भाव तो बढ़ रहे हैं ना लगातार, हाँ सैचुरेशन पॉइंट। कई लोग क्या करते हैं, देखिए गलती कहां होती है इन्वेस्टर से, कि वो कहता है मैं 5 फ्लैट ले लूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 भाड़ा है, तो मेरे को 50,000 रुपया महीने का किराए की आवक हो गई। अच्छा, अब पर उस मकान की डेप्रिसिएशन हो रही है ना, उसको रिपेयरिंग का खर्चा है, सोसाइटी के खर्चे हैं, और मान लीजिए कदाच भगवान न करे लेकिन भूकंप आ गया और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आपका मकान अगर तहस नहस हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं या है। फिर किसी किराएदार को आपने रखा है, हाँ, वो खाली नहीं कर रहा है, बदमाशी हो रही है, तो आप कोर्ट कचहरी में अपना समय जाया करेंगे। पर आपने उसी के बदले अगर गोल्ड ले लिया होता तो आपने लॉकर में रख लेते, आप अगर ईटीएफ फॉर्म में लेते तो आपके डीमेट अकाउंट में रहता, तो वो भी नहीं लगता आपका लॉकर का पैसा, पर उसका जो प्राइस बढ़ रहा है वो सीधा लाभ मिल रहा है। और गोल्ड ऐसा है कि आप रात को भी बेचने जाओगे तो कोई भी गोल्ड खरीद लेगा एक बार। सोना है सदा के लिए, ऐसा नहीं हाँ, लेकिन आप अगर कहो कि मैं रात को मुझे 1.5 करोड़ का फ्लैट बेचना है या 30 लाख का फ्लैट बेचना है, जरूरी नहीं कि आपको बायर मिले, बिल्कुल सर, या आपको पैसा कब मिलेगा पता नहीं है। लेकिन गोल्ड जो है वो, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि डॉलर से भी ज्यादा बेस्ट है। डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसा मैंने आपको दोनों उदाहरण बताया कि जो नॉन एग्री कमोडिटी है उस पे आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे ध्यान देना चाहिए, और एग्री में अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे अगर आपने एक बार कम भी ध्यान दिया तो पर आपको डोमेस्टिक पता होना चाहिए कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। हम 140 करोड़ के आसपास हैं, तो यहाँ पे खाना पीना हमेशा रहेगा। अगर आप देखें कि जैसे अभी हम ये देखते हैं कि ज्यादातर खाने पीने के स्टॉल्स बहुत खुल गए, आप देखेंगे वहां भीड़ है, और जबकि कोई कपड़ा बेच रहा है, जूता बेच रहा है, पता लगा दिन भर में 2 ही ग्राहक आए, 5 ही ग्राहक आए। तो ये क्या कि अब यहां पर क्या होता है, बाजार में तेजी हो या मंदी हो, खाना तो सबके कंपलसरी है, क्योंकि खाए बगैर चलेगा नहीं। इसलिए एग्री कमोडिटी की वैल्यू है, और नॉन एग्री की इसलिए कि मेटल्स और एनर्जी वो हमारी इंडस्ट्रियल गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गोल्ड सिल्वर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है कि हम कोई चीज में, जमीन जायदाद में ज्यादा इन्वेस्ट करने से बेटर इनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो और चांदी इंडस्ट्रियल मेटल्स भी कहलाती है, तो वहां भी वो काम आती है। इस तरह से एक ट्रेड करने के लिए आदमी को सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं। जी सर, ये कमोडिटी जो होता है, जो मतलब उसमें अगर आप कोई कारोबार करते हैं, निवेश करते हैं, तो जिस कमोडिटी में हम निवेश करते हैं उस कमोडिटी को हमें स्टोर भी करना पड़ता है क्या फिजिकल रूप में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसमें क्या होता है, देखिए जो ये कहेंगे ये हाजिर बाजार के व्यापारी हैं जी, मान लीजिए उसने जीरा कहीं से खरीदा जी, अब वो ये देखता है कि यहाँ जीरे के प्राइस बढ़ करके चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि एक्सचेंज में बेच देगा, उसके पास ऑलरेडी है, जब डिलीवरी देनी होगी तो वो उसमें से दे देगा डीमेट करा के। अगर उसे लगता है कि मुझे एक्सचेंज में सस्ता मिल रहा है बाजार की तुलना में, हाजिर बाजार की तुलना में, वो वहां से खरीदेगा और बाद में एक्सचेंज से डिलीवरी ले लेगा, तो उसे वो मिल जाएगा। ये असल में क्या है, एक्सचेंज में जो हम वायदा कारोबार करते हैं वो भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आपको वो हेजिंग दे रहा है। भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वायदा कारोबार जरूरी है, ताकि आप ये पता लग सके कि भविष्य में तेजी या मंदी आएगी तो आज मैं कैसे सुरक्षित हो जाऊं, नहीं तो अचानक नुकसान होगा ना। जब आप देखते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्टर जो होता है वो करेंसी पहले हेज करता है, कि पता लगा आज हम $1 के लिए 82 रुपए चुका रहे हैं, कल हमें 84 चुकाना पड़ गया, तो हमारा तो मार्जिन ही खत्म हो गया, बल्कि जेब से पैसा लग सकता है। तो वो पहले ही अपनी करेंसी को हेज कर लेता है, यानी उसे वो करेंसी उस भाव पर मिलना एक तरह से तय हो गई, सीधे सरल शब्दों में कहे तो। इसलिए मतलब ये ऐसा करना चाहिए जी। तो आपने सुना एक तरह से कमोडिटी की पूरी क्लास सर ने बता दिया आप लोगों को। तो कभी भी कमोडिटी में निवेश कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, तो रिपोर्ट को जरूर महत्व दीजिए। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। सर आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर आने पर बहुत बहुत शुक्रिया जी। रजनीश जी आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने YouTube चैनल पे मुझे जगह दी, और उम्मीद है
दर्शक इसे पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई चीज आपकी जानने की जिज्ञासा हो तो रजनीश जी को जरूर सूचना दें, और रजनीश जी मुझे या मेरे जैसे जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, काफी लोग जानते हैं, तो उनको ला करके आपकी समस्याओं को या आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।